फिटनेस एंड स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन द्वारा आयोजित मिस वेलनेस इंडिया 2020 जंहिंमें 18 खां 25 सालनि जी कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल करे जंहिं एतिरी नंढी उमिरि में पंहिंजी सिंधी समाज जो नालो सॼे देश भर में रोशन कयो। अहिड़ी असांजी सिंधी न्याणी एरोबिक्स, ज़ुम्बा, डांस, हैप्पी स्ट्रीट, फन स्ट्रीट, वडोदरा स्ट्रीट इहे सभु नाला ॿुधंदे ई जंहिंजो चेहरो असांजे साम्हूं अची वेंदो आहे। अहिड़ी असांजी सिंधी न्याणी जेकी अॼु असां सां गॾु हिते मौजूदु आहे, मिस उर्वशी पारवाणी। उर्वशी जी, तव्हांजो खूब खूब स्वागत आहे, तहे दिल सां हार्दिक स्वागत आहे असांजे जितू हिरानी एंड टीम स्टूडियो में। थैंक यू। उर्वशी जी सां वार्तालाप करण खां पहिरीं मां तव्हांखे कुझु ॿुधाइण थी चाहियां त उर्वशी जी एट प्रेज़ेंट सिंधी सिखी रहिया आहिनि, इन करे सिंधी ॻाल्हाइण में कंफर्टेबल महसूस कान कंदा आहिनि। सिंधी सम्झी ज़रूरु सघंदा आहिनि पर सिंधी ॻाल्हाइण में अञा कंफर्टेबल महसूस न कंदा आहिनि, त असां ही वार्तालाप सिंधी ऐं हिंदी मिक्स में कंदासीं। त उर्वशी जी, सभिनी खां पहिरीं त तव्हां असांखे इहो ॿुधायो त तव्हांजो जनमु कॾहिं ऐं किथे थियो हो? सो मेरा बर्थ हुआ था अजमेर में एंड 19 अक्टूबर में हुआ था 1997। जी, त हाणे तव्हां असांखे पंहिंजी स्कूल लाइफ ऐं बचपन जी लाइफ जे लाइ थोरो ॿुधायो त उहा लाइफ तव्हांजी कीअं हुई? सो मेरी बचपन की लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलफुल रही थी। सो बहुत सारे फैमिली में इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें अजमेर छोड़ना पड़ा और बड़ौदा शिफ्ट होना पड़ा। एंड अर्ली एज में लाइक जब मैं 12 साल की थी तब मेरे ऊपर थोड़ी फैमिली की लाइक क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन को हैंडल करने के लिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना स्टार्ट की। सो मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने साल में स्टार्ट किया। तब मैं 12 साल की थी और मेरी बहन 16 साल की थी। तो हमने तब से काम करना स्टार्ट किया। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा बचपन जो है वो काम में भी निकला, पढ़ाई में भी निकला, दोनों चीज़ों का साथ में मिक्सचर था। बट हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, मैंने बहुत कुछ मिस किया, बट मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा टाइम था जिसने मुझको आज स्ट्रॉन्ग बनाया है। जी, तो जब अजमेर से आप बड़ौदा शिफ्ट हुए तब आपकी एज कितनी थी? तब मैं 8 साल की थी। ओके, इतनी छोटी उम्र में आपने रनिंग भी स्टार्ट कर ली थी? जी, 12 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट की। ओके ओके, तो आप डांस फील्ड में कैसे आए? आप डांस फील्ड में जब आए तब आपको कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप सिखा सकते हो? सो मेरा इंटरेस्ट डांस में ऑलरेडी था एंड मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था। बेसिकली वो प्राइमरी स्कूल था। सो नॉट प्राइमरी, वी कैन से कि किड्स का सेंटर था। सो वहाँ पे इवनिंग में डांस क्लासेस चलते थे जहाँ पे एक असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट था। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन तो एज अ स्टूडेंट किया था, बट देन मैंने सामने सर से बात करके कंडीशन रखी कि आप मुझसे कुछ भी फीस चार्ज मत करो एंड मैं आपके लिए काम करूँगी एज अ असिस्टेंट। सो तब मैंने ऐसे बार्टर में काम किया था। सो एक ही कंडीशन थी, मेरी फीस पे करने की कंडीशन नहीं थी। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने सर से ऐसा बात किया कि आप मुझे सिखाने दीजिए और आप मुझसे कुछ फीस मत लीजिए। तो डांस फील्ड में से ज़ुम्बा फील्ड में आप कैसे है? ज़ुम्बा फील्ड का सफर आपका कैसे शुरू हुआ? मुझे एक क्लाइंट ने ऐसा कहा कि हमें एरोबिक्स सीखना है। ऐसे करके काफ़ी सारे क्लाइंट्स दिन पर दिन आ रहे थे मेरे पास एंड एक क्लाइंट ने आके मुझे ऐसा कहा कि एक जिम में रिक्वायरमेंट है फॉर द एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर एंड आपको इतना अमाउंट वो पे करेंगे। सो अमाउंट सुन के मुझे ऐसा हुआ कि ठीक है, मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है। तो इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से वीडियोस रेफर किए और मैंने एरोबिक्स सिखाना स्टार्ट किया। सो एरोबिक्स सिखाते सिखाते मुझे ना एक कॉन्फिडेंस आया कि डांस से ज़्यादा बेटर फिटनेस फील्ड है, क्योंकि वहाँ पे लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों को जो रिजल्ट मिलता है वो एक हैप्पी, जो पीसफुल जो माइंड होता है, लोगों से तुम्हारा इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट डांस में से कम होकर फिटनेस में बढ़ने लगा एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट ज़ुम्बा। सो ज़ुम्बा का ऐसा था कि मैंने इनिशियली तो स्टार्ट किया, उस टाइम पे किसी को भी पता नहीं था ज़ुम्बा क्या है। हाँ, वही मैं पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज़ुम्बा एंड डांस? ओके, सो डांस क्या होता है? डांस में हम बोल सकते हैं 20 स्टेप्स भी ले सकते हैं, 50 स्टेप्स भी ले सकते हैं एक सॉन्ग में, बट ज़ुम्बा वैसा नहीं होता। ज़ुम्बा में मैक्स टू मैक्स 5 से 6 स्टेप्स होते हैं। सो कोरियोग्राफी होते हैं, उनको हम फिर बार बार रिपीट करते हैं ताकि हमारा वर्कआउट भी हो उसके साथ। डांस आपको सीखना पड़ेगा पहले, ज़ुम्बा कोई भी कर सकता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है तो आप ऑन द स्पॉट फॉलो कर लोगे एंड उसको ज़ुम्बा बोलते हैं। सो ज़ुम्बा का डिफिकल्टी लेवल डांस जितना हाई नहीं होता है, बट जो इंसान देख रहा है बैठ के उसको लगेगा ये तो क्या है, कुछ नहीं, बट जो करता है ना उसको पता होता है कि क्या फिटनेस हो रहा है, क्या वर्कआउट हो रहा है। प्लस ज़ुम्बा में बहुत सारे वर्कआउट के वेरिएशंस रहते हैं डांस के साथ। सो उसमें अकेला डांस नहीं रहता, उसमें बहुत सारे वर्कआउट्स होते हैं।
अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी रूबी जी कि आपने खुद का सेंटर स्टार्ट कब किया? खुद का सेंटर स्टार्ट करना चाहिए आपको, ऐसे कब लगा? और जब आपने स्टार्टिंग की तो आपका एडमिशन कैसे आए और आपने तब क्या क्या फील किया? ओके, सो बेसिकली बारिशा में ना एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर इस्लानी का हॉस्पिटल, एंड उनकी बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर काफी सालों से खाली पड़ी थी। उन्होंने हॉस्पिटल के पर्पस के हिसाब से स्टार्ट किया था। सो उसके पहले मैं लोगों के घरों में जाती थी और उनको वहाँ पे सेशंस देती थी। लाइक कभी 2 लोग होते थे कहीं पे, कभी 3 लोग होते थे। बट मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं जो एफर्ट्स डाल रही हूँ पूरा महीना, एंड मैं 500 रुपीज चार्ज करूँ एक इंसान से, सो आई एम गेटिंग, एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो 400 से किया, देन 500 पे आया, तो मैं 1000 रुपीज के लिए रोज 1 घंटा दे रही हूँ पूरा महीना, एंड फिर भी सामने वाले को वैल्यू नहीं हो रही उस चीज की। तो मेरा एक लेवल आ गया था कि बस अब नहीं करना ये चीज़, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी सफ़र कर रही थी, इसलिए मैं ऑलरेडी ट्यूशन्स पढ़ाती थी, मैंने वो कम्प्लीटली बंद कर दिए इस फील्ड की वजह से, क्योंकि ट्यूशन्स में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। सो ट्यूशन्स बंद किए, उसकी वजह से इसमें कंटिन्यू किया, एंड इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि लोग वैल्यू नहीं कर रहे थे। तो देन मैंने ब्रेक लिया 1 महीने का, एंड सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। उनको ये लगता था कि मैं पूरा टाइम पास कर रही हूँ, जैसे जो खासी मेंटालिटी होती है कि डांसिंग में कोई करियर नहीं है, और हाँ, एंड मेरा जो मैं ट्यूशन्स बंद कर दिया तो उसका वो इनकम पार्ट खत्म हो गया। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता था मुझे। एंड मैंने तब डिसाइड किया 1 महीने के ब्रेक में कि मुझे कुछ करना तो है एट एनी कॉस्ट। मैंने डॉक्टर इस्लानी के पास जाके ये बात की कि आप मुझे आपकी प्लेस आवली बेसिस पे दे सकते हो। तो ही सेड कि मैं आपसे 2500 रुपीज़ रेंट लूँगा। तो मैंने कुछ क्लाइंट से कंफर्म किया कौन कौन आने वाला है, एंड उस टाइम पे 4 क्लाइंट से मुझे कंफर्म कहा कि ठीक है 2 जनवरी से आप स्टार्ट कर रहे हो, हम आएंगे कंफर्म। सो मैं तब कैलकुलेट कर रही थी कि मेरे पास 2000 रुपये आने वाले हैं, तो मैं इनको 2500 कैसे दूंगी। एक क्लाइंट का थोड़ा डाइसी था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं था। तो मैंने डॉक्टर इस्लानी को जाके बोला देखिए मैं आपको 2000 दूंगी जितना मेरे पास आ रहा है, पर मैं एक और का वेट कर रही हूँ कंफर्मेशन का। मैं ऐसा नहीं बोल रही 4 ही आएंगे, शायद एक और भी आए, पर मुझे स्पीकर भी खरीदना है, सो आप प्लीज मुझे आवली बेसिस पे दे दो। ऐसे करके वो हो गया, एंड देन मैंने स्टार्ट किया वो बैच। विद इन 15 डेज वो बैच हो गया 30 स्टूडेंट्स का, एंड वो क्लास पे कोई बैनर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोगों को जुम्बा तो पता ही नहीं था सबसे बड़ी बात। सो एवरीबडी यूज्ड टू से कि बस डांस करवाती है कुछ और वेट लॉस हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों को ये भी लगता होगा ये छोटी बच्ची क्या सिखाएगी, हाँ, ये सब भी माइंड में आता है। वो तो मैं जब डांस क्लास में जाती थी, जब मैं सिखाती थी डांस, तब तो मैंने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वो देखा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अब्यूज करते थे, लोग बहुत ज़्यादा सुना के चले जाते थे। चाहे उनके बच्चों को मैं कितना अच्छे से सिखा रही हूँ, बट एक गलती हो गई ना तो अच्छी खासी सुना के जाते थे। सो वो पहले हुआ था, बट देन आई मेड श्योर कि अब ये चीज़ नहीं सही है। वो जहाँ चाह कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती है। तो ये आपकी फैमिली को पता था कि आपने सेंटर स्टार्ट किया है? नहीं पता था। सो आफ्टर 2 to 3 months जब मेरे ऑलरेडी 3 बैचेस स्टार्ट हो चुके थे वहीं पे, तब मैंने मेरे घर पे बताया। एंड तब उनका रिएक्शन क्या था? वो खुश हुए थे, अपसेट हुए थे? मैंने एकदम अच्छे से नहीं बताया था, मैंने थोड़ा सा जाके बोला था, हल्की रोज हिंट दी थी, तो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करते जा रहे थे दिन ब दिन। एंड होता है ना, मतलब कि अगर दिख रहा है इस जगह, मेरी फैमिली भी गलत नहीं, बिकॉज उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस चीज़ को लेके। सो उन्होंने जब देखा कि ओके इनकम हो रहा है इस चीज़ से, तो उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जी, उनको भी लगा होगा कि मेरी बेटी कमा के आ रही है, अर्निंग कर रही है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। सो उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मम्मी ने भी और मेरी बहन ने भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। सो जब सडनली मुझे सेम प्लेस पे मुझे ऐसा कहा गया कि आपको 10 दिन में खाली करना है, बिकॉज हम किसी और को रेंट में दे रहे हैं। सो उस टाइम पे मेरा ऑलरेडी सेटअप हो चुका था, तो वो 10 दिन मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा भागी है न्यू प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए। एंड उस टाइम पे मैंने प्रॉपर मेरा सेंटर लिया फर्स्ट, जो ओनर ऑफ फिटनेस विद बी स्टूडियो बड़ोदरा गुजरात, राइट जी। तो वो सेंटर स्टार्ट करने में आपको कितना समय लगेगा? 4 to 5 months। करंट एज आपकी 22। तो आज की एज तक आपने कितने सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं, कौन से फील्ड में किए हैं? आई थिंक मैंने गिने भी नहीं होंगे, मोर देन 20 to 24 सर्टिफिकेट्स होंगे। एंड बहुत सारे हैं, लाइक जुम्बा है, एरोबिक्स है,
फोक फिटनेस है, पिलाटेस है। इनफैक्ट फोक फिटनेस की 2 साल में ब्रांड एम्बेसडर भी रही हूँ। सो मैंने अलग अलग सिटीज़ में जाके गुजरात की मैंने फोक फिटनेस सिखाया है, काफ़ी लोगों को मास्टर क्लासेस लिए हैं लोगों के। सो इस तरीके से भी रहा है काफ़ी टाइम। जुम्बा का सर्टिफिकेशन करने में कितना टाइम लगा? जुम्बा का हर एक सर्टिफिकेशन का ना एक पार्ट होता है कि आपको 2 दिन सर्टिफिकेशन पे पूरे ट्रेनिंग पे टाइम देना है, बट उसके बाद आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है। सो इनफैक्ट आज के टाइम पे भी मुझे प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आज प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो इट विल बी गॉन, फिर वो चीज़ वैसे नहीं होती, क्योंकि हर क्लास में हमको 1 या 2 नए सॉन्ग्स तो लाने ही पड़ते हैं। सो ऐसे समझो कि ट्रेनिंग चलती ही रहती है हर महीने हमारे पास। सर्टिफिकेशन करने के बाद आपने क्लासेस स्टार्ट किए थे, सेंटर स्टार्ट किए थे? मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था वो अनऑफिशियल क्लासेस है, क्योंकि तब मैंने सर्टिफिकेट नहीं किया था। एंड जुम्बा का जो सर्टिफिकेट होता है उसका कॉस्ट था 22,000। अभी लोग फिर भी उतना खर्च कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ 5 से 6 साल पहले की, तब वो अमाउंट इतना बड़ा था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये सेंटर स्टार्ट करूँगी। जब मैंने डॉक्टर इसरानी के यहाँ पे स्टार्ट किया, 2 महीने बाद ही मैंने जुम्बा का सर्टिफिकेशन कर लिया। सो 2 महीने के बाद मैंने किसी के साथ डील की कि आप मेरी हाफ फीस पे करो, आधी मैं खुद पे करूँगी, एंड देन मैं आपको स्लोली इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट रिटर्न कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने वो सर्टिफिकेशन किया। जी, तो उर्वी जी एट प्रेजेंट आपके कितने सेंटर्स हैं और कौन से एरिया में? एट प्रेजेंट मेरे 3 सेंटर्स हैं, एक समा में है, एक कारेली बाग में है और एक पारश्रम में है। और क्लाइंट्स कितने होंगे एट प्रेजेंट? आई थिंक मोर देन 350 और 400 अराउंड। ओके, और सोशल मीडिया पे आपके कितने चैनल्स हैं? सो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। अच्छा, कौन से नाम से होंगी? फिटनेस विद उर्वी और उर्वी पारवानी, 2 अकाउंट। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, आपके 2 नाम क्यों है, उर्वी एंड उर्वशी? सो एक्चुअली उर्वशी मेरा रियल नेम है, बट फिटनेस विद उर्वशी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, सो उसको शॉर्ट में उर्वी कर दिया। ओके, आप उर्वशी जी कुछ इवेंट्स के साथ भी जुड़े हुए हो, हैप्पी स्ट्रीट, फन स्ट्रीट, वर्ल्ड स्ट्रीट, जो दर्शकों को इस बारे में थोड़ा कुछ बताइए। श्योर। सो हैप्पी स्ट्रीट ऑर्गेनाइज होता है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। एंड हैप्पी स्ट्रीट मैंने जब स्टार्ट किया था तब हम बहुत कम इंस्ट्रक्टर्स थे बड़ोड़ा के अंदर। एंड मतलब हैप्पी स्ट्रीट के ऐसा कमाटी गार्डन के बाद एक स्टेज लगता था जो ओपन फॉर ऑल रहता था। सो जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया, गिन के आई थिंक 200 या 300 लोग होंगे या मैक्सिमम 500 लोग होंगे, बट जब वो हैप्पी स्ट्रीट का लास्ट डे था तब 10,000 जितने लोग थे। एंड तब से जुम्बा बहुत पॉपुलर। और फन स्ट्रीट जो है वो वीएमसी ऑर्गेनाइज करता है। अब चेंज हो गया है, अब सुजन चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट करता है, बट उससे पहले वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करता था। सो फन स्ट्रीट हैप्पी स्ट्रीट से भी मतलब बोल सकते हैं कि उसका जो सेटअप है वो बहुत बड़ा होता है। एंड उसमें ऑलमोस्ट वी कैन से 50 to 60,000 लोग आते हैं, जिसमें से आधे लोग या कुछ लोग जुम्बा करते हैं, पीछे कुछ लोग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसा ये इवेंट होता है हर संडे को वेकेशन में, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे, और सबसे बड़ा बेस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि अगर हमारी बॉडी हैप्पी है, हेल्दी है, तो सब कुछ अच्छा है। पतला होना इज नॉट एवरीथिंग। जी, आप कितने खुश रहते हो अपनी बॉडी के साथ, तो सब कुछ है। और स्पेशली कोरोना के टाइम पे तो ये हमने सीख ही लिया है कि बॉडी का अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ यू आर प्राइम मेंबर ऑफ फॉर फिटनेस ऑफ गुजरात। 40 and 45 years जिनकी एज है वो आपके अंडर में फॉर फिटनेस सीख रहे हैं जी। तो हाउ यू फील? बहुत अच्छा लगता है। वी कैन से 60-70 ईयर की फीमेल्स भी आती हैं क्लासेस पे। सो बहुत इंस्पायरिंग लेडीज हैं, मतलब लाइक उनको देख के ऐसा मोटिवेशन आता है कि कुछ करना है लाइफ में। जी, आपके लिए बहुत चैलेंज रह चुके हैं, स्ट्रगल आपने बहुत किया है, और एक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल जो आपके लिए चैलेंज रह चुका है वो आपकी सर्जरी जो आपके राइट लेग में हुई है। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपके लेग में क्या हुआ था और वो एक्सीडेंट में हुआ। सो एक होता है ना कि करियर का एक टाइम आता है सबसे पीक पर जब होता है करियर, जब तुम ऐसे एकदम सेटिस्फाइड होते हो कि मैं इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। सो उस टाइम में वो एक मोमेंट चल रहा था जब न्यूज़पेपर में मेरे इतने बड़े बड़े फोटोज थे, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब लाइक मेरा फोटो है, लोग देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्लस मेरे पास इतने सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स थे उस टाइम पे, मेरे पास नॉर्मल दूसरे इवेंट्स थे। सो उस टाइम पे मेरे पास सब कुछ था, एक ही चीज़ की कमी थी, टाइम की। अच्छा। एंड
उस टाइम पे ऐसा हुआ, तब तक मेरा सिनेरियो ये था कि मैं कभी टीम नहीं बनाती थी, बिकॉज मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं आता था उस चीज़ को लेके कि मैं काम सिखाऊंगी और फिर वो अपना खुद का कुछ खोल के बैठ जाएंगे मेरी टेक्निक्स के बेसिस पे। तो मैंने कभी टीम नहीं बनाई उसलिए। और उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसा हुआ कि चलते चलते मैं स्टेयर्स पे से गिर गई। तो स्टेयर पे से गिरी तो मेरे पैर में लॉकिंग होना स्टार्ट हो गई। अब लॉकिंग में क्या होता है, पैर एक जगह पे अटक जाता है, ना वो वहां से फोल्ड होगा ना स्ट्रेट होगा, एंड पेन इतना अनबेरेबल होता है जिसका मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिकॉज एक बार 3 बार मेरा पैर लॉक हुआ था उसके बाद, एंड तीसरी बार जब लॉक हुआ था तब मैं क्लाइंट्स के सामने लॉक हुआ था, मैं इतना रोई थी। अदरवाइज मैं कभी भी क्लाइंट के सामने इमोशनल नहीं होती किसी चीज़ को लेके। एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मैं MRI करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि मेरे इतने इवेंट्स हैं ना, चाहे कोई भी कंडीशन में ख़त्म कर लूँगी। एंड मैंने एक्चुअली सारे ख़त्म किए क्योंकि मेरा क्लियर था कि मुझे करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैंने वो सारे सेशंस ख़त्म किए, MRI करवाया, एंड देन डॉक्टर ने बताया कि मेरा मेनिस्कस जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। उसका रीज़न है क्योंकि बाय बर्थ मेरे नी में एक एक्स्ट्रा बोन है। एंड वो जो सिचुएशन था वो बहुत टफ था, बट मैंने सर्जरी करवाई। उस जब डॉक्टर ने बोला होगा सर्जरी करवाने के लिए, तभी भी आप डर गए होंगे कि सर्जरी करवाओगे? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये सर्जरी करवानी है, 1 हफ्ते में सब नॉर्मल हो जाएगा। बट मुझे ये नहीं पता था क्या सिचुएशन होने वाला है उसके बाद। एंड डॉक्टर ने सबसे बड़ी चीज़ ये बोली थी कि आपका विल पावर अच्छा है ना, बस आप उसको कैरी ऑन करो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के बाद इतने सारे इवेंट्स करना वो बहुत बड़ी बात है जी। सो मैंने सर्जरी करवाई। सर्जरी के 1 दिन बाद मुझे डॉक्टर आके ऐसा बताता है कि 1 महीना आप व्हील चेयर पे रहोगे, एंड देन उसके बाद 1.5 साल आप भूल जाओ कि आप एरोबिक्स या जुम्बा कर पाओगे। ओके, तो आप स्ट्रेस में आ गए होंगे और अपसेट हो गए, बिकॉज आप सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे थे उस टाइम पे। तो क्लाइंट्स का क्या होगा, रेंट का क्या होगा, और करियर के बारे में भी ख्याल आए होंगे, बिकॉज जिस इंसान ने इस फील्ड में इतना समय दिया हो और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहा हो और उसको अब चेंज करना पड़े करियर को, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने क्या क्या सोचा उस टाइम पे? मैंने उस टाइम पे क्विट करने का सोचा इस फील्ड में से, एंड एग्रीमेंट के कुछ महीने बाकी थे, तो मैंने सोचा तब तक देखते हैं कैसे रेंट करेंगे। कुछ श्योरिटी नहीं थी क्योंकि जो रेंट का अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है। एंड मैंने तब ये डिसाइड किया कि मैं अनाउंस कर दूंगी कि अब मैं फील्ड कंटिन्यू नहीं कर रही। एनीवेज मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने ही वाला था उस टाइम पे, एक्चुअली एग्जाम्स हो चुकी थी। सो मैंने यही सोचा कि अब मैं जॉब कर दूंगी, चलेगा, सब कुछ छोड़ दूंगी फिर। बट देन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद धीरे धीरे करके मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा कि कुछ तो हो सकता है। तो देन मैंने मेरी एक क्लाइंट की हेल्प ली। सो मैंने उनको कहा कि आप मेरा क्लास हैंडल कर सकते हो, अंशुली करके एक है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया पीछे। सो इस तरीके से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई स्टेप बाय स्टेप। एंड वो जो पूरा टाइम था ना, मुझे ये पता चला कि कौन लोग मेरे साथ है कौन नहीं है। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स रोज मुझे मिलने आते थे। लाइक मम्मी मुझे नींद में से उठाती है सुबह को कि उठ तेरे क्लाइंट्स आए। क्लाइंट्स का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा, और फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था? बहुत ज़्यादा। सो मतलब मेरा लगा होता था, हॉस्पिटल में भी मेरा लगा होता था, इसलिए क्लाइंट्स के साथ अभी भी ज़्यादा फ्रेंडली होते हो। हाँ, एंड पता है हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है जी। वो जो टाइम गया ना, उसके बाद मैंने बोलना सीखा। मैं उसके पहले लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ऐसा बोलते थे कि बहुत गुस्से वाली है, अच्छे से बात नहीं करती, बट वो मेरा नेचर ऐसा था, मुझे बात करना नहीं पसंद था। बट ये सिचुएशन में मुझे बात करना मुझे अच्छा लगा, मुझे लोगों से डिस्कस करना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब बताना, और कौन तुम्हारा है ना, वो उस सिचुएशन में पता चला। और हर रोज जिस तरीके से लोग मुझे मिलने आ रहे थे ना, आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं ये चीज़ तो नहीं छोड़ूंगी। सो हर किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे क्लाइंट्स ने, मेरी फैमिली ने, और आई कैंट एक्सप्लेन यू, बट लिटरली हर दिन मिला होता था मेरे घर में। मतलब मुझे सोने को नहीं मिलता था क्योंकि मम्मी उठाती थी कि नहीं आए हैं सब मिलने, अब तेरे को उठना पड़ेगा। 8 मंथ जो आपने रेस्ट किया वो वक्त आपने कैसे यूज किया? एक्चुअली जो व्हील चेयर पे इतना 1.5 मंथ निकालना तो आसान नहीं है, जो इंसान नीचे एवरीडे डांस करता हो। तो आपके लिए कैसा रहा? उस टाइम पे मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया, मैंने पूरा न्यूट्रिशन का कोर्स खत्म किया, एंड बाकी का टाइम ना ऑनेस्टली मैंने सिर्फ खुद को दिया।
क्योंकि उसके पहले मुझे कभी इतना फ्री टाइम नहीं मिला था। जी। एंड वो टाइम कैसे होता था, मैं फ्रस्ट्रेट भी होती थी कि नहीं मुझे चलना है, मैं बहुत एक जगह पे नहीं बैठ सकती, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। तो वो सिचुएशन के साथ भी मैं डील कर रही थी, और मैं एक टाइम पे मूवीज देख के खुश भी हो रही थी, दूसरे टाइम पे पढ़ाई भी कर रही थी। सो काफ़ी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी उस टाइम पे। तो सब कुछ कितने समय में रिकवर हो गया, मतलब आप अगेन नॉर्मल सब कुछ तक हो गया, और सेंटर पे कैसे ज्वाइन हुए? 1.5 मंथ के बाद जब मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, मैंने सेंटर पे जाना स्टार्ट कर दिया। मैं वहाँ पे जाके बैठती थी, और ऐसे बैठते बैठते मैंने एक सॉन्ग स्टार्ट किया उनको सिखाना। और जब मुझे पता होता कि ये टाइम पे मम्मी आने वाली है, तो मैं बैठ जाती थी कि नहीं मैंने आज कुछ नहीं किया। तो आफ्टर रिकवरी जब आप सेंटर पे गए अगेन, तो क्लाइंट्स ने कैसे फील किया? उन्होंने मेरा इस तरीके से स्वागत किया था क्लास के अंदर, तो मैं उनको ऐसा बोल रही थी मैं शादी करके नहीं गई हूँ। सही है। ऐसा फील हो रहा था मैं सालों बाद क्लास पे आ रही हूँ। एंड बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग था, मतलब थोड़ा फूलों के साथ स्वागत हो रहा है, पूरे क्लास में डेकोरेशन है, मेरे बड़े बड़े बैनर्स बनवाए थे, एंड दे वर मेकिंग मी फील कि तू ठीक हो जा, हम यहीं पे हैं। हर किसी ने मेरे को यही कहा कि तू ठीक हो जा, हम यहीं पे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो पूरा वक्त आता है कुछ सिखाने के लिए। हाँ। और आपको शायद इस वक्त में बहुत कुछ सिखा लिया। हाँ। अभी आप जब वर्कआउट करते हो तब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, लाइफ में या तकलीफ होती है कुछ? ऑनेस्टली मैं सबको ऐसा बोलती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ तो होता है मुझे। 100% रिकवरी नहीं है, क्योंकि मैंने उतना ब्रेक नहीं लिया। एंड अगर मैं ब्रेक लेती ना, मैं किसी और ही जोन में चली जाती। तो इट्स गुड कि मैंने ब्रेक नहीं लिया। पेन होता है बट चला भी जाता है वर्कआउट करने के साथ साथ। वर्कआउट ने बहुत इतना स्ट्रेंथ दिया है मुझे कि अगर मुझे कुछ भी होगा ना, तो उसका रिकवरी स्पीड में हो जाएगा। अदरवाइज मैंने लोगों का देखा है जिनको मेरे जैसा सिचुएशन हो, वो बहुत सालों सालों तक रिकवर नहीं हो पाते। तो 1.5 ईयर जो डॉक्टर ने बोला था नो जुम्बा नो डांस, वो सब आपने 1.5 मंथ में अगेन सब कुछ नॉर्मल करके दिखाया? मैंने तो कुछ टाइम बाद इवेंट्स भी किए बड़े बड़े। एंड एक मैंने ये भी सोचा कि फन स्ट्रीट का स्टेज में कैसे छोड़ूं, फन स्ट्रीट तो फिर से आएगा अभी। मैंने फन स्ट्रीट भी किया, मैंने सब कुछ किया, कहीं भी ब्रेक नहीं लिया। एंड मैंने एक सबसे बड़ा ये जो उस टाइम पे जो पीरियड था जब मैं बैठी थी, तो मुझे कॉल आया था मिसेस इंडिया के कंपटीशन के लिए जो गोवा में होने वाला था। तो मैंने उस टाइम पे तो कॉन्फिडेंस में हाँ बोल दिया। फिर मुझे ऐसा थॉट तो रोज आता था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 4 महीने बाद ये कंपटीशन। बट मैंने मिसेस इंडिया का कंपटीशन भी पूरा फिनिश किया। मतलब मैंने वहाँ पे जो मिसेस इंडिया के कंटेस्टेंट्स थे उन सबको ट्रेनिंग किया। मतलब वर्कआउट ने आपको हेल्प की आगे बढ़ाने में, रुकाया नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लाइफ में कभी हारे नहीं, जो भी सिचुएशन आई, जो परिस्थिति आई, आपने डटकर सामना किया बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। हाँ। दैट मीन्स अगर विल पावर है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि लाइफ में आपको सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा? मम्मी का और बहन का सबसे ज्यादा, हर सिचुएशन में। आपका सेंटर का कोई यादगार दिन हो जो आपको यादगार रहेगा? ऑलमोस्ट सारे दिन होते हैं ऐसे, बहुत मजा आता है। ओके, ऋषि जी आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अगर आपको इंडिया लेवल पे वर्कआउट करने का मौका मिले तो आप बड़ौदा और गुजरात छोड़ के जाना चाहेंगे? मुझे बीच में ऑफर्स आया था, एक दुबई के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए। बीच में तो क्या 4 साल पहले आया था, बट मैंने तब यही डिसीजन लिया कि मुझे नहीं जाना। आई नो कि अगर सिटी या कंट्री छोड़ के जाते हैं तो प्रोग्रेस बहुत होता है, तुम जितना काम कर रहे हो उसका रिजल्ट है। क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करती हूँ। एंड अगर मुझे भी पता है मैं किसी और कंट्री में होती तो शायद लेवल कुछ और ही होता। बट देन मुझे जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता वो है मेरी फैमिली के साथ, मेरे इमोशंस के साथ, मेरे लोगों के साथ, जो मैं नहीं कर सकती, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर यही सिचुएशन मेरा किसी और कंट्री में आया होता, मेरा पैर टूट गया होता, तो मैं क्या करती? सो उसके बाद तो मेरा कभी कोई प्लान नहीं है छोड़ने का। जो भी करना है यहाँ से करूँगी। अभी मिस वेलनेस इंडिया हुआ, तो मिस वेलनेस इंडिया में मैंने सोचा नहीं था मैं विनर जाऊँगी, बट इट वॉज सच अ वंडरफुल जर्नी। उसमें इतनी सारी फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स थी, नॉर्मल फीमेल्स जो फिटनेस में बहुत आगे हैं, एंड उन सबके सामने वो कंपटीशन करना, फिजिकल लेवल पे तो कंपटीशन था ही था, बट काफी सारे मेंटल चैलेंजेस थे, क्वेश्चन आंसर राउंड थे। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इंडिया लेवल पे वो बहुत अच्छा लेवल आया, एक सिटी में से ही बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे कभी सिटी छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। और उर्वशी जी, एक सवाल है कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें आपने कैसे वर्कआउट किया?
उसमें आपके सेंटर्स तो बन रहे होंगे, तो उसमें जो वर्कआउट किया आपने कैसे किया, क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा उस टाइम पे? तो मैंने वर्चुअल क्लासेस लिए हर एक चीज के जी। एंड जो वर्चुअल क्लासेस थे उसमें मैंने वर्कआउट का लेवल इम्प्रूव कर दिया। Okay. सो जहाँ पे हम लोग दो बेसिकली डिफरेंट वर्कआउट के सेशंस होते हैं हर सेंटर पे। एक होता है फिटनेस क्लास, एक होता है स्पेशल इंच लॉस पैच। तो मैंने वर्चुअल क्लास में पूरा इंच लॉस पैच कर दिया एंड लोगों के जो रिजल्ट है ना वो रेगुलर क्लास से भी ज्यादा आ रहे हैं। सो जो लोगों का रेगुलर क्लास में 1 या 2 इंचेस लूज हुआ है, उन्हीं लोगों का मैंने देखा 4 या 5 इंच लॉस भी हुआ है 1 महीने में। एंड दूसरा यहाँ पे कंपनी है कॉन्सेंट्रिक करके, यहाँ के बड़ौदा के मैं सेशंस लेती थी, बट अब लॉकडाउन की वजह से मैं पैन इंडिया के सेशंस ले रही हूँ। रुचि जी, आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है लाइफ में और आप सक्सेस भी हुए हो। तो आप सिंधी हो, सिंधी समाज से जुड़े हुए हो, तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी मातृभाषा सिंधी के लिए कितना योगदान दिया है? सो कोई भी मेरा फ्रेंड होता है ना जो नॉन सिंधी है और मुझे आके ऐसा बोलता है कि तेरा दिमाग कैसे चलता है इतना सारा, तो मैं उसको यही बोलती हूँ सिंधी हो ना, खून में है हमारे। सो वो चीज़ है कि हमारी जो कम्युनिटी है ना उस मेहनत बहुत है हमारी कम्युनिटी में, और हर बार किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आना वो आई थिंक मेरे खून में इसलिए आया क्योंकि मैं सिंधी हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। तो उर्वशी जी, आप हमारे सिंधी युवाओं के लिए भी रोल मॉडल हो कि आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर वो भी हमारे सिंधी समाज का नाम रोशन करेंगे। अब आखिरी में आपको ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को फिटनेस के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लगभग लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि फिटनेस से क्या होगा, एक्सरसाइज से क्या होगा। पहले के जमाने में जो दादा दादी थे उस टाइम में ये सब नहीं था, तो अब वो सबको ये लगता है ये सब एक फैशन हो गया है। कुछ लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो कुछ लोगों को इसलिए टाइम पास समझते हैं, मतलब टाइम नहीं है इसलिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या है? कोरोना के टाइम में एक ही चीज बताइए कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए जी। और अगर आप एक दिन में अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे सकते तो आई थिंक लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ये एक अकेली चीज है जो जिंदगी भर साथ चलेगी। कोई भी साथ छोड़ देगा बट ये नहीं छोड़ेगी अगर तुम इसको टाइम दे रहे हो। नहीं दे रहे तो फिर वो अपने इफेक्ट्स दिखाती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और वर्कआउट से इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो उर्वशी जी, आपने जो सफर शुरू किया है, छोटी क्लास से आपका सफर शुरू हुआ और फिर आप बड़ौदा लेवल पे पहुंचे, उसके बाद गुजरात लेवल पे पहुंचे। तो अब शुभकामना करना चाहेंगे हम कि आप इंडिया लेवल पे और देश विदेश में अपना परचम ले रहे हैं और उर्वी फिटनेस एक ब्रांड बन के सबके दिलो दिमाग पे छाए जाए। तो खूब खूब धन्यवाद आपका आज जीतू रानी स्टूडियो में अॼु नंढी मुलाक़ात वरितीसीं उर्वी जी सां, ऐं पोइ वरी मिलंदासीं। जय झूलेलाल।